अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। आज तेलंगाना में रामागुंडम के करीब एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आलमी माहिरीन इस बात पर रजामंद है कि भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की उमंग के साथ एक पूरे एतमाद नया भारत दुनिया के सामने है। मोदी ने कहा कि आज तेलंगाना में शुरू किए गए 10,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट से रियासत की ज़राअत और कारोबार के माहौल मुस्तहकम होंगे। पेद्दापल्ली जिले में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड कॉम्प्लेक्स लिमिटेड को कौम के नाम वक्फ करने के बाद वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह कर दिया कि भारत यूरिया का वाहिद ब्रांड होगा जो मुल्क में किसानों के लिए दस्तयाब होगा। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत बड़े लक्ष्यों को तय करके उन्हें तेजी से प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकता है। और आज जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो नई पद्धति अपनानी होती है, नई व्यवस्थाएं बनानी होती है। आज केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी से इसी प्रयास में जुटी है। देश का फर्टिलाइजर सेक्टर भी इसका गवाह बन रहा है। बीते दशकों में हमने देखा है कि देश फर्टिलाइजर के लिए ज्यादातर विदेशों पर इंपोर्ट करके उसी पर हम अपना गुजारा करते थे। यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए जो कारखाने लगे भी थे वो भी टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण बंद हो चुके थे, जिसमें रामागुंडम का खाद कारखाना भी था। इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत थी, इतना महंगा यूरिया विदेश से आता था लेकिन वो किसान तक पहुंचने के बजाय अवैध कारखानों में चोरी करके पहुंचाया जाता था। इससे किसानों को यूरिया पाने के लिए रात भर कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार लाठियां भी झेलनी पड़ती थी। 2014 से पहले हर साल हर सीजन में यह समस्या किसानों के सामने आती थी। साथियों, 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहला काम ये किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में तकरीबन 15,233 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। उन्होंने 2,917 करोड़ रुपए के ONGC के यू फील्ड ऑन शोर डीप वाटर ब्लॉक प्रोजेक्ट को कौम के नाम किया। ये डीप गैस डिस्कवरी प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हर दिन 3 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पैदावार का इम्कान है। मोदी ने आंध्र यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड से 15,233 करोड़ रुपए मालियत के 9 प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल तरीके के जरिए आगाज किया और तख्तीकी नकाब कुशाई भी की। सीडी के रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का ग्रीन फील्ड में 6 लेनीकरण, जिससे सुगम यातायात सहित क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को बढ़ा। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। మిత్రులారా, మనం స్వతంత్ర దినోత్సవం యొక్క అమృత కాలంలో ఉన్నాం. వికసించిన భారత అనే లక్ష్యంతో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకి తోసిపోతున్నాం. विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है।
इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। అభివృద్ధి యొక్క ఈ యాత్రలో బహుముఖమైంది. ఇందులో సామాన్య మానవుడి యొక్క ఆలోచన కూడా దాగి ఉంది. ఇందులో ప్రపంచంలో శ్రేష్టమైన ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు నిర్మాణం కూడా ఉంది. आज के इस कार्यक्रम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे विजन की झलक भी साफ दिख रही है। हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। నేడు ఈ కార్యక్రమంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో మా దార్శనికత యొక్క స్పష్టమైన సంకేతం కనబడుతుంది. మా ఆలోచన అంతా కూడా सम्मिलित अभिवृद्धि कोसम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कभी ऐसे सवालों में नहीं उलझे कि हमें रेलवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना के नाम पर पार्टी की बुनियाद रखने वाले ओहदों के मजे लूट रहे हैं और तेलंगाना के अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आमद के बाद एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए पूरी रियासती हुकूमत सरगर्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत पर उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी कारकुनों की कारकर्दगी ने उन्हें नया जोश फराहम किया। बीजेपी कारकुन यहाँ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कमल खिलने के लिए हालात मौजू नजर आ रहे हैं। हर जुल्म के खिलाफ सर ऊंचा कर करके जंग लड़ रहे हो। निराशा की गर्त में डूबी हुई यहां की सरकार जिस प्रकार आप पर जुल्म ढो रही है, अत्याचार कर रही है, लेकिन आप बिना थके, बिना डरे, बिना झुके भारती की सेवा में लगे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है। भाइयों बहनों, मुझे अफसोस है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले आगे बढ़े, सत्ता पाई, वो खुद तो आगे बढ़ गए लेकिन तेलंगाना को पीछे धकेल दिया। तेलंगाना का जो सामर्थ्य है, तेलंगाना के लोगों का जो टैलेंट है, उसके साथ यहां की सरकार, यहां के नेता लगातार नाइंसाफी करते रहते हैं। जिस दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया। हिमाचल प्रदेश में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मिल हो गई। रियासत में 68 हलकों के लिए वोट डाले गए। शुरुआती खबरों में कहा गया कि शाम 5 बजे तक 66.6% वोटिंग दर्ज की गई। इसके साथ ही 412 उम्मीदवारों की सियासी खिस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो गई। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। गुजरात इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत समेत कई कायदीन इस दौरान अहमदाबाद में मौजूद थे। मंशूर में पार्टी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। साथ ही किसानों की कर्ज माफी और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया। गुजरात के इंतखाबी मंशूर जारी करने वक्त रियासत के इंचार्ज और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि एक तारीखी लम्हा है। हुकूमत बनते ही काबीना के पहले इजलास में इस मंशूर पर अमल किया जाएगा। खूप काम सरस कामगिरी करणार,
सीनियर આગેવાન મધુસૂદનભાઈ મિસ્ત્રી બધા સિનિયર આગેવાનોની હાજરીમાં બાતચીત થઈ રહી છે। Thank you. બધા મિત્રોનો આભાર। गांधी जी को बताया है। राहुल गांधी जी ने कहा आप जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाओ। उसके पहले कमेटी बनती थी नेताओं की और वो अपने हिसाब से नाप तोल करके मैनिफेस्टो बनते थे। ये जो राहुल गांधी जी की सोच थी इसमें हमें जनता को पूछ करके उनकी भावना क्या वो परिलक्षित होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जन घोषणा पत्र जारी होने लग गए। सिस्टम वही रहा है। चुनाव जीतने के बाद में मैंने जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना तब भी और तीसरी बार तब भी हम तीनों बार हमने उसको कैबिनेट में रखा है, पहली कैबिनेट के अंदर रखा है। और आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर आप लोग प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूंगा। मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, प्रतिबद्धता के साथ आ रहा है, समर्पित है जनता के लिए। और जो राहुल गांधी भावना के साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जो देश में जो माहौल है तनाव का, हिंसा का, वो समाप्त हो, प्यार मोहब्बत और भाईचारे से हम लोग रहें, ये मुद्दा हो, या शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो या किसान मुद्दे हों, तमाम मुद्दों का समावेश किया गया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद में पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस रूप में हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी और जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहले चार्जशीट जारी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ में, उसका बड़ा महत्व है। चार्जशीट जारी करना कांग्रेस के लिए एक मैसेज है पब्लिक को, इनके खिलाफ क्या क्या चार्ज लगते हैं। चार्ज तो बहुत सारे होते हैं और वो जनता को दिख भी रहे हैं। आज सत्ता विरोधी जो लहर चली गुजरात के अंदर क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 70 साल के शासन को और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। कोरोना में लोग मर गए, बचा सकती थी सरकार। आज गुजरात सक्षम राज्य है देश का, आजादी के पहले से ही। मरकजी वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह ने हफ्ते को रियासती सतह के पार्टी कायदीन और कोर कमेटी के अरकान से मुलाकात की। अमित शाह ने इंडिया सीमेंट्स की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत की। इस दौरे का इस्तेमाल रियासती क़यादत के साथ बातचीत के लिए किया गया ताकि 2024 के इंतखाबात से कबल पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। ये मीटिंग बीजेपी हेडक्वार्टर की तमिलनाडु यूनिट कम्मालयम में हुई, जहां बीजेपी कारकुनों ने अमित शाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। न केवल तमिलनाडु, पूरे देश की जिम्मेदारी है। मैं तमिलनाडु सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं, देश के कई राज्यों ने मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन को अपने अपने राज्य की मातृभाषा में शुरू किया है। अगर तमिलनाडु सरकार भी मेडिकल एजुकेशन को पूर्णतया तमिल भाषा में पढ़ाने की शुरुआत करती है तो तमिल मीडियम में पढ़े हुए विद्यार्थियों को मेडिकल साइंस समझने में बहुत सरलता होगी और वो अपनी मातृभाषा में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर अपनी और क्षमताओं का देश को और मेडिकल साइंस को योगदान कर पाएंगे। इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन में भी लगभग 1350 सीट्स तमिल मीडियम में पढ़ाने के लिए इंगित किए गए थे, परंतु मेरे पास अंतिम जो डेटा है AICTE का, इसमें सिर्फ 85 सीट पर पढ़ाई लिखाई चल रही है। अगर तमिलनाडु सरकार तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के एजुकेशन को कंसंट्रेट करती है, कई राज्यों ने किया भी है और अच्छे नतीजे मिलने की शुरुआत भी होगी।
अगर इसको कंसंट्रेट करती है तो हम तमिल भाषा का बहुत बड़ी सेवा करने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हफ्ते को पार्टी के 7000 कारकुनों ने कोल्हापुरी मेला कुश्ती में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र मरहले के छठे दिन आज सुबह 6 बजे यात्रा कलामनोरी तालुका के शिवला गांव में दोबारा शुरू हुई। यात्रा कल शाम नांदेड़ से हिंगोली में दाखिल हुई थी। यात्रा सुबह तकरीबन 10 बजे आरती गांव पहुंची और वहीं क़याम किया। कोल्हापुर के 7 कांग्रेस कारकुनों ने साबिक वजीर सतीश बंटी पाटिल की क़यादत में कोल्हापुरी पगड़ियां पहनकर पैदल यात्रा में हिस्सा लिया और यात्रा के दौरान कुश्ती में भी जोर आजमाई की। पैदल यात्रा के वक्फे के बाद कलामनोरी के पार्टी मोड़ बस स्टैंड से शाम 4 बजे शुरू हुई और शाम 7 बजे जिला परिषद हाई स्कूल पहुंची और कलामनोरी के आंजहानी शंकर राव सातु आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आज यात्रा का क़याम होगा। जैसे आजकल करते हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी चले जाते, उधर एक भाषण कर लेते, जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और फिर सीधा वहां से जाके कन्याकुमारी हवाई जहाज में जाके श्रीनगर जाके वहां पे झंडा फहरा के कह देते भारत जोड़ो। उससे फायदा नहीं होता। हमें जरूरत क्यों पड़ी? कुछ दिन पहले मैंने भाषण में मजाक किया, माइक ऑफ करके मैंने भाषण में मजाक किया, कहा कि जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 3 काले कानूनों के खिलाफ, चाहे वो नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, किसानों के लिए, लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। कैसे ऑफ होता है? किधर है? मैं दिखाना चाहता हूं। कहां है ये? देखो, कांग्रेस पार्टी का माइक ही ऑफ ही नहीं होता। नहीं है सर, नहीं। ठीक है, आप बात समझ गए। तो लोकसभा में माइक ऑफ हो जाता है, लंबे भाषण करो, नहीं किसी को समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता, करते जाओ कुछ नहीं होता। तो वो रास्ता बंद। फिर मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये है हमारे मित्र मगर मदद नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये हंस रहे हैं, इनके पीछे लगाम लगा रखी है, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में। ये बोलना भी चाहे, इनको अन्याय दिखे भी, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी रास्ता बंद। तो जनता की आवाज उठाने के लिए सब रास्ते बंद हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचा। जिस सड़क पे जनता चलती है उसी सड़क पे कांग्रेस पार्टी चले, कन्याकुमारी से कश्मीर चले और जनता की आवाज सुने और जनता को अपनी बात बताए।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के योगा सेंटर्स को लेकर कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के योगा क्लासेस बंद कर दी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उन्हें रुकने नहीं दिया। दिल्ली वासी मिलकर योगा टीचर्स की तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग, किसी कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ। लोगों के व्हाट्सएप, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। अब मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। योगा की क्लासेस शुरू हुई दोबारा। मैंने कहा भी मैं कहीं से लेके आऊं, पैसा लेके आऊंगा और योगा की क्लास से योगा टीचर्स को मैं तनख्वाह दूंगा, कहीं से तनख्वाह ला के दूं। तब से योगा की क्लासेस चल रही हैं। वापस 2 दिन के लिए बीच में बंद हुई थी, वापस योगा की क्लासेस चालू हो गई हैं। मेरे पास वीडियोज आते हैं, मेरे पास तस्वीरें आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। सुबह शाम योगा की क्लासेस चल रही हैं। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि हम इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कुछ चंद लोगों ने कहा है कि हम इसका सारा खर्चा उठा लेंगे। वो तो हो ही सकता है, पर आज मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदार बने, ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें। तो मैं आज एक फोन नंबर जारी कर रहा हूं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फोन नहीं उठेगा, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इसका मकसद ये कि एक योगा टीचर को हम सुबह शाम योगा कराने के लिए 15,000 रुपए महीना देते हैं। मात्र 15,000। 15,000 रुपए क्या होता है? कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। 15,000 रुपए महीना देते हैं। जो पीडीपी सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक ब्रांच बन चुका है। ऐसा कर सकता है, मैं कोई फैसला कर सकती हूँ उसका क्या? तो अभी इस तरह से क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से पॉलिटिकल है? मैं क्या कहूँ, मैंने बोला ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे ज्यादा ये बीजेपी का काम है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की वो एक ब्रांच बन गई है, उसका एक हाथ बन गई है। क्योंकि अगर आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पे जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जिससे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था। यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर आज हमारा इलेक्शन कमीशन इतना सबवर्ट किया गया है कि वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वही करेगा जब उसको बीजेपी इशारा देगी इलेक्शन करना है तो इलेक्शन करेंगे। थैंक यू। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी कत्ल के 5 मुजरिमीन को हफ्ते की शाम तमिलनाडु की अलग अलग जेलों से रिहा किया गया। इनमें नलिनी श्रीहरन, उनके शोहर वी श्रीहरन और 3 दीगर शामिल हैं। वेल्लूर में वुमेन्स जेल से रिहा होने के बाद नलिनी वेल्लूर सेंट्रल जेल पहुंची, जहां वो अपने शोहर को देखकर जज्बाती हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को सभी मुजरिमीन को रिहा करने का फैसला दिया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। नलिनी को दिसंबर 2021 में अपनी मां पद्मावती की देखभाल के लिए 1 महीने की पैरोल दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज नलिनी जेल पहुंची और जरूरी कार्रवाई पूरी की। रिहाई के बाद नलिनी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा खानदान बहुत खुश है, मैं अपनों के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने हफ्ते को हिंदुस्तान और जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के दरमियान स्ट्रैटेजिक एतमाद और ताउन को मजीद गहरा और वुसअत देने पर जोर देते हुए कहा कि एशिया पैसिफिक खित्ते में आसियान के मरकजी रोल की हिंदुस्तान हिमायत करता है। धनखड़ हिंदुस्तान आसियान 19वीं चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे।
India places great value on ASEAN as an important pillar of regional, multilateral and global order. India supports ASEAN centrality in the evolving architecture in the Indo-Pacific. India and ASEAN share the common vision of ensuring peace, prosperity and stability in the region. मेडिकल के शोबे में काबिलियत के साथ साथ इंसानी हमदर्दी का पहलू भी इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए लाजमी है कि तमाम मेडिकल के तमाम तुलबा इंसानी हमदर्दी के जज्बे से काम करें। इन ख्यालात का इजहार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने तिब्बी शोबे में नई नई दरियाफ्तों पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क को जदीद साइंस और इख्तियारात को अपनाकर आगे बढ़ना है। हिंदुस्तानी नौजवानों की ताकत के तनाजुर में बिरला ने कहा कि हिंदुस्तानी डॉक्टर अपनी काबिलियत की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी शोहरत रखते हैं। वेस्ट बंगाल के एक वजीर और टीएमसी कायद अखिल गिरी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पर एक मुतनाज़िया रिमार्क किया। उन्होंने नंदीग्राम में कहा कि हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते, हम भारत के सदर का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी सदर कैसी दिखती है। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया तो अखिल गिरी पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बीजेपी ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और वजीर अखिल गिरी के बयान से साफ है कि वजीर आला ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आदिवासियों के खिलाफ है। आज बंगाल बीजेपी ने इस बयान के खिलाफ एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए। সম্মান রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने रोक लिया। एयरपोर्ट पर तैनात एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी एआईयू के जराये ने बताया कि शाहरुख जुमे की रात को शारजा से लौटे थे। उनके पास महंगी घड़ियां और उनके कवर थे जिनकी कीमत 18 लाख रुपए थी। इन घड़ियों के लिए शाहरुख को 6,83,000 रुपए की कस्टम्स ड्यूटी चुकानी पड़ी। शाहरुख खान प्राइवेट चार्टर प्लेन से जुमे की रात करीब 12:30 बजे मुंबई पहुंचे थे। वहां टर्मिनल 3 पर रात करीब 1 बजे रेड चैनल पार करते वक्त कस्टम्स ने शाहरुख खान और उनकी टीम को रोका था। उनके बैग की जांच में बैबून एंड जुर्फ घड़ी, रोलेक्स की घड़ी के 6 डब्बे, स्पिरिट ब्रांड की घड़ी, एप्पल सीरीज की घड़ियां मिली। साथ ही घड़ियों के खाली बॉक्सेस भी मिले। एयरपोर्ट पर घंटे भर चली कार्रवाई के बाद शाहरुख और उनके मैनेजर पूजा ददलानी को जाने दिया गया, लेकिन शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि और टीम के बाकी अराकीन को रोक लिया गया। जानकारी के मुताबिक शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि ने ही 6,87,000 रुपए की कस्टम्स ड्यूटी चुकाई। महाराष्ट्र के थाने की क्राइम ब्रांच यूनिट ने 8 करोड़ रुपए के फेस वैल्यू के 2,000 रुपए के नोट बरामद किए। मामले में पुलिस ने पालघर के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मुलजिमीन के तीसरे साथी की तलाश की जा रही है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।